ओके, गुड मॉर्निंग। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर December 16 एग्जामिनेशन फॉर CS प्रोफेशनल। ओनली फॉर विच कोर्स? CS प्रोफेशनल। सो इसमें 4 टॉपिक्स मैंने दिए हैं। पहला है एक्साइज, देन सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड कॉमन प्रोसीजर। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं विथ एक्साइज ड्यूटी। तो पहला बहुत छोटा अमेंडमेंट है। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, जो पहला चैप्टर है उसमें सेस आता है, एनर्जी सेस पढ़ा ना हमने। जो 50 रुपीज़ था वो अभी कितना हो गया? 400 रुपीज़। बस उतना ही सर्कल करना है, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। क्लीन एनर्जी सेस हैज़ बीन लेविड ऑन कोल एट 400 रुपीज़। बस, तो ये थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, इस पर कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट तो बहुत सारे हैं, प्रोसीजरल अमेंडमेंट बहुत सारे हैं। तो ये जस्ट ध्यान में रखो कि जो सेस है कितना हो गया, वो 400 रुपीज़। जो आप टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ में पढ़ते हैं वहाँ पे दिया है, तो नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 400 पर टन। बाकी सब एज इट इज़ है। मैंने प्रोविज़न आपको पूरा दिया है पढ़ने के लिए, बट अमेंडमेंट्स मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ पे हुए हैं। ठीक है, नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, वो है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 100% EOU ब्रॉट टू DTA। अब इसके लिए अपने को थोड़ा इंपोर्ट रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, कि जब नॉर्मल इंपोर्ट होता है तो हम क्या करते हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। अच्छा, उसके पहले अपन देखते हैं EOU से जब गुड्स DTA आते हैं, EOU से जब गुड्स DTA आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंपोर्ट मानते हैं ना अपन। हाँ, तो उस पर हमने डीम इंपोर्ट मानते हैं और उस पर ड्यूटीज़ आती है, तो उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। लेकिन उसके लिए पहले इंपोर्ट ड्यूटीज़ पता होना ज़रूरी है। तो इंपोर्ट पे अपना पहला ड्यूटी लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, CVD अंडर सेक्शन 3(1), देन सेस लगता है एंड CVD अंडर सेक्शन 3(5). बराबर है, ये नॉर्मल इंपोर्ट में है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, अमेंडमेंट के पहले क्या क्या बता देता हूँ। ये तो बेसिक चीज़ें आपने को पता ही, पर एक बार पढ़ते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा होगा? एग्रीगेट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, मतलब इसको इंपोर्ट ही मानेंगे। सो जो इंपोर्ट में ड्यूटीज़ लगती है वही ड्यूटीज़ कहाँ पे लेंगे? कि इफ़ गुड्स आर ब्रॉट बाय EOU टू DT। ये पहला पॉइंट, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे अमेंडमेंट है। ओके, एंड पार्शियल एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया है कि BCD में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 50%। एंड CVD ऑफ वैट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये भी आप सब लोग पढ़ चुके हो। सो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है 5%, मतलब हाफ। नॉर्मल 10%, उसका हाफ 5 लगेगा। एंड CVD ऑफ वैट फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अमेंडमेंट है। ओके, नाउ अभी हम बाद में सेस लगाते थे, याद है आप सबको? क्या लगाते थे? सेस लगाते थे, करेक्ट ना? वो सेस हट गया है 3%। क्या हट गया है? सेस हट गया है। देखते हैं, अभी एक एग्जाम्पल मैंने दिया, आप ध्यान दो सब लोग। अभी देखो, मैंने आपको 2 टेबल दिए हैं, दिख रहा है? 2 टेबल, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। पहले अपन एग्जाम्पल 2 पे फोकस करते हैं, वो है अपना नॉर्मल इंपोर्ट। देखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू मैंने लिया 1000, कोई प्रॉब्लम? कितना है बेसिक कस्टम ड्यूटी? 10%, वो आ गया 100 रुपीज़। टोटल होगा 1100 रुपया। 1100 पे अपन कितना लगाते हैं? 12.5%, वो आता है 137.50। फिर अपन सेस लगाते थे नॉर्मल इंपोर्ट में। सेस किस पे आता है? ओनली ऑन ड्यूटीज। तो सब लोगों के पास कैलसी है, तो आप चेक कर लो एक बार। 100 + 137.5, इन दोनों का टोटल का 3%, 7.125 जो मैंने यहाँ पे लिया है। फिर ये टोटल आ गया, एंड इन सब के ऊपर CVD ऑफ वैट, ओके, वो आ रहा है 294.4। ऐसा अपन पहले करते थे, एम आर राइट? ओके, आपको समझ में आ गया? ये हमने पहले किया है। अभी देखो अमेंडमेंट क्या हुआ है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसमें से बस सेस को हटा दिया है। क्या हटा दिया है? सेस, बाकी सब सेम ही है। नाउ गुड्स EOU से DT आ रहे, तो कस्टम ड्यूटी में कितना एग्जाम्पशन हमने पढ़ा था? 50%। सो नॉर्मल रेट इज 10, उसका आधा 5, वो तो एज इट इज़ है। तो 1000 का 5% हो गया 50 रुपीज़, टोटल हो गया 1050। नाउ क्या करना है? डायरेक्ट देन आता है CVD ऑफ 3(1), उसमें तो पूरा लगता है। एग्जाम्पशन का लिए किस में था? बेसिक कस्टम ड्यूटी आधा लगाना है,
सीवेड ऑफ एक्साइज पहले भी पूरा था, अभी भी कितना है, पूरा ही है, तो मैंने वो 12.5% लगाया। करके देखो प्लीज, 1015 टू 12.5%, 131.25। नाउ किसको हटा दिया मैंने, सेस को क्या कर दिया अपन ने, हटा दिया है। सेस हैज बीन रिमूव्ड, किसको मैंने हटा दिया है, सेस को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। बस इतना एक छोटा सा अमेंडमेंट है, सबको समझ में आ गया। ओके, सो क्या अमेंडमेंट हुआ है, EOU से DTA, सेस हट गया है, बाकी बेसिक कस्टम ड्यूटी जो 10% का आधा था वो ऐसा ही है, एक्साइज ड्यूटी पूरा का पूरा ही लगता है, सेस को हटा दिया है। समझ में आया, तो दीज आर द 2 सिंपल अमेंडमेंट्स। चलो आगे जाते हैं, सबको समझ में आ गया। सो पहला अमेंडमेंट क्या हुआ है, कौन सा, क्लीन एनर्जी सेस हैज बीन इंक्रीज टू 400 रुपीज़, एकदम थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आता है, आने के चांसेस है, क्योंकि न्यूमेरिकल लेवल पे जब अमेंडमेंट होता है तो आता है, प्रोसीजरल सिंपल होता है, इस पर क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या करेंगे, अभी सेस नहीं लगाएंगे। इज इट ओके, चलो आगे जाते हैं। नाउ टैरिफ वैल्यू में एक अमेंडमेंट हुआ है, देखते हैं। अच्छा पहले बता दो टैरिफ वैल्यू क्या होता है। जहाँ पे जब आप एक्साइज ड्यूटी देते हैं तो अपन ने वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे मेथड्स देखे, MRP देखा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, देन कंपाउंडेड लेवी, बहुत सारे 5-6 मेथड देखे, स्पेसिफिक ड्यूटी। उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, टैरिफ वैल्यू। तो पहले टैरिफ वैल्यू होता क्या है, वैल्यू फिक्स बाय गवर्नमेंट, मतलब आपके प्रोडक्ट का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिपार्टमेंट ने जो वैल्यू फिक्स किया आपको उस पर ड्यूटी देना पड़ेगा, वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा, ऐसा कुछ बोला नहीं है, हायर वगैरह जो है उस पर देना है। तो इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, तो ये बाकी थ्योरी नॉर्मल है जो आपको पढ़ना है, अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी हाईलाइट करो। पहले 30% था, अभी कितना लेंगे टैरिफ वैल्यू, 60%। तो इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है। कितना होगा वो, 60%, कितना होगा, 60%, ठीक है। किसके लिए हुआ वो, टैरिफ वैल्यू 60% ऑन, अभी देखते हैं किसके है। हाँ, ये तो अमेंडमेंट हुआ है, अभी देखते हैं ऊपर से पढ़ते हैं, देखो क्या हुआ है। टैरिफ वैल्यू फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, किसके लिए हुआ है ये, इसमें 2 ही प्रोडक्ट आते हैं, सबको पता है, रेडीमेड गारमेंट्स एंड ज्वेलरी। देखो वही दिया है, apparel, clothing, accessories not needed falling under chapter 61, 62 and other made up textile article दिया है। तो उस पर कितना है, 60% बोला है, कितना बोला है, 60%। However, अब इसमें एक देखो अनदर पॉइंट दिया है, इफ, अच्छा तो ये टेक्सटाइल के लिए कितना हुआ है, पहले कितना था टेक्सटाइल के लिए, 30%, अभी कितना हुआ है। हाँ, अभी इसका मतलब क्या है देखा, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता देता हूँ, ध्यान दो सब लोग। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेडीमेड गारमेंट्स का टैरिफ वैल्यू आपको दिया 50 लाख, कितना दिया, 50 लाख, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट एक्साइज ड्यूटी पेएबल, आ सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल चेंज है। तो क्या करोगे आप, पहले आपको उसका क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 50 लाख पे कितना आएगा, 60%। तो ड्यूटी कैसे निकालेंगे, देखो ड्यूटी 50 लाख, व्हाट इज द अमेंडेड रेट नाउ, पहले अपन 30% लेते थे, सबने इसके सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे। अभी कितना लेना है आपको, 60%। तो 50 लाख का 60% कितना आएगा, 30 लाख इंटू दोस्तों 12.5% करना है, बस दिस इज द वे टू डू इट। बताओ कितना आ रहा है, 3 लाख, बराबर लिखा है मैंने, ठीक है। सो बस दिस इज द सिंपल चेंज, जो आप पहले 30 करते थे अभी कितना करना है, 60 करना है। समझ में आ गया, ये हो गया रेडीमेड गारमेंट्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट चेंज, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी देखते हैं सेकंड क्या है, कैन आई गो अहेड, ओके। दूसरा देखो एक नोट दिया है, वो इंपॉर्टेंट, हाउएवर इफ द गुड्स बेरिंग ब्रांड नेम ऑफ अनदर पर्सन are cleared in the course of sale by manufacturer to such person and the RSP is not affixed on the goods, then the transaction value shall be deemed to be the tariff value। मतलब क्या है, देखो if goods bearing the brand name of another person, मतलब मैं किसी दूसरे का ब्रांड नेम यूज कर रहा हूँ और गुड्स बना रहा हूँ, करेक्ट। ब्रांड नेम आपका, आपके मैंने बोला कि ये हमारा तो ब्रांड नेम लो और गुड्स बनाओ, ठीक है।
आर क्लियर इन द कोर्स ऑफ सेल बाय मैन्युफैक्चर। फिर मैंने आपको गुड्स वो दे दिए और आपने उसको सेल कर दिया टू सच पर्सन एंड द RSP इज नॉट अफेक्टेड द गुड्स। अगर उस गुड्स पे रिटेल सेल प्राइस मेंशन नहीं किया है तो उस केस में क्या लेंगे अपन? ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब द प्राइस एट विच ट्रांजैक्शन इज कंक्लूडेड। तो अगर प्राइस दिया है तो जैसे मैंने आपको पढ़ा है वैसे करना है। क्या करेंगे आप? उसका 60% निकालोगे और उस पर एक्साइज ड्यूटी आएगा। उस पर क्या आएगा? एक्साइज ड्यूटी आएगा। एंड अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया तो क्या करेंगे? टैरिफ वैल्यू नहीं दिया इस केस में तो क्या लेंगे अपन? ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे। अब आता है ज्वेलरी में टैरिफ वैल्यू। अब अच्छा, इस बार आपको ज्वेलरी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स मिलेंगे क्योंकि इस साल ज्वेलरी पे एक्साइज ड्यूटी अप्लाई हो चुका है। तो SSI में अमेंडमेंट्स है, सैनवाइट क्रेडिट में अमेंडमेंट है। तो देयर आर लॉट मनी अमेंडमेंट्स ऑन ज्वेलरी। देखो, टैरिफ वैल्यू ऑफ आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी। अच्छा, ज्वेलरी बोला है, ज्वेलरी का मतलब क्या मैं आपको सैनवाइट क्रेडिट में डिटेल में बताने वाला हूँ। अदर देन सिल्वर ज्वेलरी, बस आप इतना ध्यान में रखो। तो कौन से ज्वेलरी पे एक्साइज ड्यूटी नहीं है? यस, अदर देन सिल्वर पे है, सिल्वर पे नहीं है। फॉलिंग अंडर सब हेडिंग नंबर 7113, इसको अपन बोलते हैं हेडिंग, सबने पढ़ा है, सीटा, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 4, इसको क्या बोलते हैं अपन? हेडिंग ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीटा। उस पर कितना है? 30% है। कितना है? 30% है। तो ये ज्वेलरी का ऐड हुआ है और रेडीमेड गारमेंट्स का अमेंड हुआ है। तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है टैरिफ वैल्यू में। कौन सी दो चीज़ें? कौन सी चीज़ें? ज्वेलरी में ऐड कितना हुआ है? 30%। एंड टैरिफ रेडीमेड गारमेंट जो पहले 30 था वो कितना हो गया? 60 था। ज्वेलरी मतलब कौन सा ज्वेलरी यहाँ पे एक्सेसिबल है? अदर दैन। हाँ, और वो मैंने सैनवाइट क्रेडिट में बहुत डिटेल डेफिनेशन दिया है, मैं आपको बताऊंगा। प्रोवाइड दैट सच वैल्यू नॉट अप्लाई टू द आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी मैन्युफैक्चर फ्रॉम प्रेशियस मेटल और ओल्ड ज्वेलरी प्रोवाइड बाय द रिटेल कस्टमर। मतलब ये टैरिफ वैल्यू कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? जैसे अपन देखो, पुराना ज्वेलरी देख के अपन नया ज्वेलरी एक्सचेंज करके लेते हैं ना, उसके लिए टैरिफ वैल्यू अप्लाई नहीं होगा। तो जहाँ पे टैरिफ वैल्यू अप्लाई नहीं होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या अप्लाई होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा वहाँ पे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, आगे जाते हैं। सो ये हो गया थर्ड अमेंडमेंट। ये कौन सा हो गया? थर्ड। नाउ नेक्स्ट है, मैंने अभी कहा ना कि मैं सैनवाइट क्रेडिट में बताने वाला हूँ। रूल 7, प्रोविजनल असेसमेंट। ओके, इसमें एक छोटा सा चेंज हुआ है। नाउ प्रोविजनल असेसमेंट क्या हमने पढ़ा है सेंट्रल एक्साइज रूल्स में कि जब हमारे प्रोडक्ट का वैल्यूएशन पता नहीं चल रहा है या फिर ड्यूटी रेट कितना देना पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं? प्रोविजनल ड्यूटी पे करते हैं और बाद में डिपार्टमेंट फाइनल असेसमेंट करता है। फाइनल असेसमेंट करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपने ज़्यादा दिया है तो आपको रिफंड मिलता है, एंड अगर आपने कम दिया तो आपको पे करना पड़ता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट रेट चेंज होके 15% हुआ है। कितना हुआ है? इट हैज़ बीन चेंज टू नाउ 15%। पहले 18% था। पहले कितना था? 18% था, बराबर। अभी कितना हुआ है? 15% हुआ है। तो ये पहला अमेंडमेंट। और ये 11AA को अंडरलाइन करे करो, ये अपन पढ़ने वाले हैं कॉमन प्रोसीजर। ये करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हुआ है। रिफंड शो कॉज नोटिस में जो आपको इंटरेस्ट लगता है ना, शो कॉज नोटिस में, तो वो भी ऑब्वियसली कितना हो गया? अभी 15% हो गया। तो 11A क्या है? याद है ना? शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो है। तो हम पढ़ने वाले वो भी मैंने बुकलेट में दिया है कॉमन प्रोसीजर। तो वो भी करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हुआ है। नाउ ये पहला अमेंडमेंट। दूसरा, अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है, देखो ये भी थोड़ा चेंज हुआ है। देखो, पीरियड फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट अंडर द रूल 8 till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issue of order of final assessment। okay, ध्यान दो, इसका मतलब क्या है? सपोज प्रोविजनल असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट। देखो अभी क्या दिया है। सो व्हाट इज द फर्स्ट चेंज? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? पहले कितना था? ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा चेंज है कैलकुलेशन कैसे करना है। देखो क्या दिया है। फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट, क्या लिखा है? फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट।
तो हम सबने रूल 8 पढ़ा है, रूल 7 था प्रोविजनल असेसमेंट, उसके बाद ही रूल 8 सबने पढ़ा है, पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, सबको याद आ रहा है कि नहीं? तो कोई बता सकता है? पेमेंट के 2 कंप्लायंस है, एक मंथली एंड क्वार्टरली है। एसएसआई के लिए क्वार्टरली है, सबको पता है, बाकी सबके लिए मंथली है। तो उसका जो ड्यू डेट है उसके बाद, उसका जो ड्यू डेट है उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल अपना जो पीरियड है जिसका अपन प्रोविजनल असेसमेंट कर रहे हैं वो है 1 अप्रैल 15 से 30 जून 15, आई मेक इट 16। ओके, तो मेरे लिए क्वार्टरली कंप्लायंस है मतलब, एंड एज्यूम करो कि ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कैसे आता है एक्साइज ड्यूटी? क्वार्टरली। तो अप्रैल मई जून क्वार्टरली पेमेंट। इसका अपन पेमेंट कब करते हैं? ड्यू डेट एज पर रूल 8, बोलो क्या है? 6 जुलाई 16। यहाँ तक किसी को डाउट है? सिंपल। इसके बाद इंटरेस्ट चालू होगा। दिस इज द सेकंड चेंज। इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? इसके बाद स्टार्ट होगा। तो इंटरेस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, सो इसके बाद मतलब अच्छा 6 तारीख को लास्ट डेट है, तो 6 तारीख को देंगे तो इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है। उसके बाद तो ये डिफ़ॉल्ट कब से स्टार्ट होगा? 7 जुलाई 16 से डेट ऑफ पेमेंट। इस पीरियड के लिए आपको 15% सर्विस एक्साइज का इंटरेस्ट लगेगा। थियोरेटिकली समझ में आ गया? अभी अपने किसका क्वेश्चन करने वाले हैं। सो व्हाट आर द 2 थिंग्स आपको ध्यान में रखना है प्रोविजनल असेसमेंट। इसमें भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ध्यान में रखो। जहाँ पे कैलकुलेशन है ना वो तो आने के चांसेस है। थियोरेटिकल अभी वो जो कोल जो सेस बढ़ा है, क्लीन एनर्जी सेस, वो नहीं आएगा एग्जाम में, बट ये आ सकता है। थियोरेटिकली कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? सो व्हाट इज द न्यू रेट? 15%। ड्यू डेट कहाँ से होगा बोलो? जो अपना ड्यू डेट का पीरियड है, मंथली क्वार्टरली, उसका जो ड्यू डेट है 6 तारीख, उसके बाद। एंड मार्च है तो 31 में, उसके बाद। वाटर में भी तो उस दिन से इंटरेस्ट नहीं आएगा दोस्तों। कब से आएगा? अगले। क्लियर है यहाँ तक? अब एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिया, देख लो। देखो, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट गुड्स अंडर प्रोविजनल असेसमेंट क्लियर इन द मंथ ऑफ जनवरी 15। एक एग्जाम्पल दिया, कब रिमूव किया? जनवरी 15 से प्रोविजनल ड्यूटी 5000 इज पेड ऑन 6 फरवरी। देखो 6 फरवरी कैसे आ गया? जनवरी का ड्यूटी अपन कब देते हैं? एज्यूम किया कि मंथली कंप्लायंस है, 6 पे आ गया, ड्यू डेट दिया है। एंड फर्दर ड्यूटी ऑफ 9000 इज पेड ऑन 15 अप्रैल and on the same day documents for final assessment are submitted by the assessee. Okay, and final assessment is done on 18 June 2015. Assessing the duty payable on goods 15,000. Consequently assessee pays duty of 1,000 on 30th June 15. Okay, पहले सभी डेट्स को अंडरलाइन करो सब लोग। 4 डेट्स मेरे को दिख रहे हैं, आप उसको अंडरलाइन करो पहले, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। सोल्यूशन दिया है बट आप पहले समझ लो, फिर आप पढ़ लो। आर यू गेटिंग 4 डेट्स? उसको अंडरलाइन करो। देखो अभी क्या है, ध्यान दो सब लोग। अभी पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रोविजनल असेसमेंट कौन से महीने का हुआ है? जनवरी 15, बराबर है क्या? एम आई राइट? यस। तो उसका ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट एज पर रूल 8 कितना है? 6 फरवरी 15। एंड आपने कितना ड्यूटी पे किया है? हाँ, ये प्रोविजनल है, ये क्वेश्चन में दिया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सिंपल। अच्छा, मैं आपको कॉमन सेंस का सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस पे इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये ड्यू डेट पे हुआ है ना। हाँ, तो ये तो मतलब टोटल में से अपन जब लायबिलिटी निकालेंगे 5000 पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट इज पेड ऑन 6 के बाद जो पे होगा उस पे आएगा। इज इट फाइन? चलो अभी आप क्वेश्चन पढ़ के बताओ, बाद में उसने ड्यूटी कब पे किया है? 15 अप्रैल। ओके, सो 15 अप्रैल 15 को कितना ड्यूटी पे किया है? ओके, देन फाइनल असेसमेंट कब हुआ है? 18 जून 15 को फाइनल असेसमेंट हुआ है। एंड अपना ड्यूटी कितना एसरटेन हुआ है? टोटल ड्यूटी कितना आएगा? ओके, नाउ पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, सर अगर फाइनल असेसमेंट 18 जून को हुआ है तो पहले बताइए वो 15 अप्रैल को क्यों भर रहा है? ओके, ये हमने कहा था, अगर एसएससी को लगता है कि प्रोविजनल असेसमेंट में मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ रहा है
मेरा लायबिलिटी बढ़ने वाला है, तो वॉलेंट्री आप पे कर सकते हो. सो दिस इज नथिंग बट विच पेमेंट? वॉलेंट्री पेमेंट. सो व्हाट इज द यूज? सी ड्यूटी तो देना ही है, आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, बाकी इसका कोई फायदा नहीं. सो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ पेइंग इन एडवांस? आप क्या सेव करोगे? इंटरेस्ट सेव करोगे. ये पहला लॉजिक समझ में आ गया. अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ. अभी पहला क्वेश्चन, टोटल ड्यूटी कितना आपका पेएबल है? 15,000. 15 में से आप तो ऑलरेडी भर चुके हैं 5, बराबर है कि नहीं? मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000. बराबर है? टोटल कितना है? 10,000. एक बार मैं देख लेता हूँ, बराबर है ना? हाँ ठीक है. अच्छा, और एक दिया है क्या? 15 उसने पे किया? लेट मी चेक. नहीं, बराबर है, टोटल 15 है. एंड उसने बाद में और 1,000 कब पे किया? 30 जून 15 को. बैलेंस 1,000 पेड. तो ये आपका समझ में आ गया. तो 15,000 का टोटल प्रोविजनल असेसमेंट ड्यूटी फाइनल हुआ था. 5 उसने पहले ही भर दिया था. 15 अप्रैल को भरा एंड बाद में 1,000 रुपीज ही पेड आफ्टर दैट. यहाँ तक क्लियर है? सो कैन आई से एज ऑन 6 Feb टोटल आउटस्टैंडिंग वॉज 10,000. मैं आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. कैन आई से और नॉट? आई थिंक कॉमन सेंस का इसमें कुछ एकदम सिंपल क्वेश्चन है. टोटल ड्यूटी कितना आपका एसेस हुआ? 15,000. आपने सेल्फ असेसमेंट मतलब 6 Feb को कितना भर दिया था? तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000. यहाँ तक किसी को भी डाउट है? गुड. अभी देखते हैं इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा. ओके तो देखो, अभी 6 Feb का इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगले दिन बोला है. सो 7 February 15 टू 15 March 15. बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? इस पीरियड पे इंटरेस्ट आएगा 10,000 पे. एम आई राइट? इंटरेस्ट ऑन 10,000. एंड यहाँ से अभी ये हो गया एक पार्ट. एक काम करता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ, जगह नहीं है. अच्छा, पहले आपने ये लिख के लिया है क्या? सब लोगों ने ये सब ने लिख के लिया है क्या? लिख लो. 1 मिनट में रुकता हूँ, मतलब आपको फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ. लिख लो सब लोग. हो गया लिख के? आप खाली लिख लो, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. यू जस्ट राइट इट डाउन, यहाँ तक जो अपन ने एनालिसिस किया है. डन. चलो नाउ ध्यान दो. इंटरेस्ट कैलकुलेशन. अच्छा, पीरियड कब से स्टार्ट होगा? 7 February से. एम आई राइट? देखो तो 7 February 15 टोटल पेबल कितना हो गया आफ्टर फाइनल असेसमेंट? 15,000 था टोटल फाइनल असेसमेंट. अपन प्रोविजनली कितना भर चुके थे? 5,000. तो टोटल पेएबल था 10,000. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटरेस्ट इज ऑलवेज एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट. तो इस यहाँ से आपने पहला पेमेंट कब किया है? यहाँ से पहला पेमेंट कब किया आपने? तो 15 April 15 तक विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन 10,000. फिर यहाँ पे आपने कितना पे कर दिया? 9,000 पे कर दिया. एंड बाकी का 1,000 कहाँ से पे किया है? 30 जून 15. एम आई राइट? हाँ. तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं. ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ, फिर आप लिख लो. आउटस्टैंडिंग 1,000 सबको पता है. आउटस्टैंडिंग जो 1,000 है वो
सबको पता है, खाली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो 16 अप्रैल से कैलकुलेट करते हैं। अरे वो आउटस्टैंडिंग 7 फरवरी से है, क्योंकि 10,000 आउटस्टैंडिंग 15 अप्रैल को अराइज हुआ था या 7 फेब को। लॉजिक लगाओ, इसमें कुछ भी एक्साइज का नॉलेज नहीं है, कॉमन सेंस है। आपका लायबिलिटी 10,000 अराइज कब हुआ था? 7 फेब, तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट देना है। तो 1,000 का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन 1,000, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये यहाँ पे आएगा और ये, आई होप इट इज क्लियर। इंटरेस्ट ऑन 1,000, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग कब हुआ था बोलो? टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था 7 फेब को? 10,000 था ना, तो उसमें से अपन ने नो पे किया, मीन्स 1,000 आउटस्टैंडिंग कहाँ से है? 7 फेब से या 15 अप्रैल को? 15 अप्रैल से कैसे होगा आउटस्टैंडिंग? वो अराइज क्यों हुआ है? 15 अप्रैल को थोड़ी अराइज हुआ है, करेक्ट ना? तो 1,000 का इंटरेस्ट कब से देना है आपको? 7 फरवरी से देना है। कब से देना है? 7 फरवरी से 30 जून तक आपको इंटरेस्ट देना है। दिस इज व्हाट, दीज आर द अमेंडमेंट्स आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? बोले प्रोविजनल असेसमेंट 18 को हुआ है, 18 जून को हुआ है ना? फाइनल असेसमेंट कब हुआ है? सॉरी, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट उन्होंने क्या बोला अभी? ड्यू डेट से कैलकुलेट करना है। ड्यू डेट कौन सा सर? जिस पीरियड में आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया था। अपन ने प्रोविजनल असेसमेंट जनवरी का किया था, पे कब किया है? 6 फरवरी। तो जो भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा हैंसफोर्थ कहाँ से कैलकुलेट करना है आपको? 7 फरवरी से। एंड इंटरेस्ट हमेशा डे वाइज कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? हमेशा डे वाइज। तो जितने नंबर ऑफ डेज है आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो भी कर देते हैं अपन। चलो ये लिख लिया आपने, सबको समझ में आ गया? चलो अभी देखते हैं इसमें कितने डेज आएंगे। सो 10,000 इंटू, चलो ध्यान दो सब लोग, अभी यहाँ पे 7 फरवरी 15 लिखा है, तो बोलो फरवरी 15 में कितने दिन थे? 28। 16 है तो 29, अभी 15 है इसलिए 28 थे। 28 में से 6 पे नहीं आएगा। 22 फरवरी के आप कैलसी पे ऐड करते जाओ। फरवरी के 22, मार्च के 31, अप्रैल के 30 ऐड करो, नहीं अप्रैल के 15 ऐड करो, सॉरी 15 को पे हुआ है, अप्रैल के 15 ऐड करो। बोलो टोटल कितना आ रहा है? 68 डेज आ रहा है, इंटू 15% इंटू 68 बाय 365। सी आप कैसे भी करो आंसर सेम ही आने वाला है, बट किसमें? कहाँ पे? हाँ हाँ, अगर पूरा ले रहे तो 9 चाहिए, बराबर है, क्योंकि वो 1,000 ऑलरेडी कवर हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यहाँ पे अपन अभी 9,000 पे लेंगे एंड फिर 1,000 का, क्योंकि अपने पूरा पीरियड कंसिडर किया है तो 2 बार हो जाएगा, फिर इट्स ओके। अपन यहाँ पे 9,000 लेते हैं क्योंकि 1,000 यहाँ पे पूरा पीरियड बाद में कवर हो रहा है, तो वो 2 बार कवर होगा। सो अभी अपन लेंगे 9,000 पे एंड फिर 1,000 पे पूरा निकालेंगे। बोलो अभी कितना आ रहा है? सो 9,000 पहले 10 क्यों लिया था? समझ में आ गया? 1 क्यों? क्योंकि वो 1,000 2 बार काउंट हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है ना 7 फेब से 30 जून, तो 1,000 पे इंटरेस्ट आ ही रहा है, तो 9,000 पे अपन इंटरेस्ट निकालेंगे। बोलो कितना आ रहा है? 250 एग्जैक्टली आ रहा है क्या? ठीक है, 252 नियरेस्ट रुपी को एडजस्ट करके लेना है। अभी 1,000 का बोलो, 1,000 इंटू, अगेन कैलसी आपके साथ रखो, मैं आपको डेज बोलता हूँ, ऐड करो। देखो ऐड करो सब लोग। फेब के कितने ऐड करेंगे बोलो? 22। मार्च 31 ऐड करो। अरे सबको ऐड करना है। अप्रैल के 30, मई 31 एंड जून के 30, 144 डेज अपॉन 365 कितना आएगा? 50। तो इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 252 रुपीज़ प्लस 59 रुपीज़, इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके। सो व्हाट आर द 2 अमेंडमेंट्स नाउ? क्या क्या ध्यान में रखना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, एंड इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? अभी जिस दिन अपन ने जो ड्यू डेट था उसके नेक्स्ट डे से
जब तक आप पे करोगे तब तक। बीच में पार्ट पेमेंट किया तो इंटरेस्ट का भी अमाउंट अकॉर्डिंगली क्या होगा, कम हो जाएगा। लिख लो, देखो बाद में सॉल्यूशन में वही दिया है। सबका लिख के हो गया क्या? सबको समझ में आ गया? वो 10 का नो किया, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? पहले मैंने यहाँ पे 10 लिखा था, बट क्या था उसमें 1000 2 बार आ रहा था, इसलिए 9000 कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। आउटस्टैंडिंग उतनी ही टोटल। देखो अभी नोट्स पढ़ते हैं, दिया आंसर यहाँ पे दिया है, नो इंटरेस्ट पेबल ऑन 5000। बताओ क्यों? वो आपने खुद 6 तारीख को पे किया है। इंटरेस्ट पेबल ऑन यहाँ पे बराबर लिखा है 9000 फ्रॉम 7 फरवरी टू 15 अप्रैल, जो आपने कैलकुलेट किया कितना आ रहा है, वो 250 रुपीज। एंड 1000 पे कितना आएगा, 7 फेब से 30 जून तक। ठीक है, ये हो गया पेमेंट। कभी कभी आपको रिफंड मिलता है, रिफंड कब मिलता है? हाँ, तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो एज इट इज पढ़ते एक बार। इफ ड्यूटी फाइनली असेस्ड इज लेस देन ड्यूटी प्रोविजनली असेस्ड, तो आपने ऑलरेडी ज़्यादा भरा था तो आपको क्या मिलेगा, रिफंड। रिफंड पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, वो पहले से था वैसे ही है। क्या 3 मंथ्स के बाद आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%, तो एज इट इज है, वही दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स टिल द डेट ऑफ रिफंड। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा फर्क है, आपको पे करने के लिए उन्होंने क्या बोला है, जिस पीरियड का आपने प्रोविजनल असेसमेंट किया है उसके ड्यू डेट के बाद। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, बस उतना ही फर्क है। यहाँ पे क्या बोला है, जिस दिन आपका फाइनल असेसमेंट हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें को हो रहा है उसका फाइनल असेसमेंट, दिख रहा है 18 जून को फाइनल असेसमेंट हो रहा है। तो देखो क्या बोला है, गवर्नमेंट शैल पे इंटरेस्ट दिया है पीरियड फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, इमीडिएटली आफ्टर। तो जिस दिन रिफंड ग्रांट हुआ है, किस दिन आपका असेसमेंट हुआ है फाइनली, हाँ, वहाँ से आगे 3 मंथ्स आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर 3 मंथ्स में गवर्नमेंट आपको रिफंड दे दे तो उसके बाद कितना देगी गवर्नमेंट आपको रिफंड, 6%। बट रिफंड के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते, पेमेंट के ऊपर आ सकते हैं। सो जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल अमेंडमेंट से आपको थोड़ा संभल के करना है। क्लियर है क्या? चलो आगे जाते हैं। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है रूल 8, पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। इस बार मैंने कहा ना बहुत सारे अमेंडमेंट से फॉर ज्वेलरी। अपन एक ज्वेलरी का भी पढ़ा अमेंडमेंट, कौन सा पढ़ा, टेरिफ वैल्यू में आ गए वो 60%, 30%। दूसरा अमेंडमेंट ज्वेलरी के लिए, मैनर ऑफ पेमेंट, कुछ नहीं, जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर उनके लिए बोला है कि आपको भी ड्यूटी कैसे पे करना है, क्वार्टरली पे करना है। कैसे पे करना है, क्वार्टरली पे करना है। बट कब, अगर उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ हो या उससे कम हो, कितना हो, 12 करोड़ या उससे कम हो, तो ही आपको ड्यूटी कैसा पे करना है, क्वार्टरली। जैसे एसएसआई के लिए था ना, देखो ज्वेलरी एसएसआई में भी ऐड हुआ है। खाली नॉर्मल एसएसआई बनने के लिए दोस्तों क्राइटेरिया क्या है, 4 करोड़ टर्नओवर। ज्वेलरी वालों के लिए वही क्राइटेरिया कितना किया है, 12 करोड़। कितना किया? तो एज ए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ या इक्वल है, 12 करोड़ या इक्वल है, तो इस साल आपको एक्साइज ड्यूटी कैसे पे करना है, क्वार्टरली। क्वार्टरली का आपको पता है, अप्रैल मई जून, बोलो कब दोगे आप, 6 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर 6 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च। सिंपल थ्योरेटिकल अमेंडमेंट। ई पेमेंट इज कंपल्सरी, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली। नाउ अगेन थर्ड अमेंडमेंट फॉर ज्वेलरी। एज आई सेड देयर आर लॉट मेनी अमेंडमेंट्स फॉर ज्वेलरी। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन टू ज्वेलर, ये जस्ट पढ़ के रखना है, थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, 1/3/16 का अमेंडमेंट है। तो व्हाट इज सेंट्रलाइज बिलिंग, हमने पढ़ा है, सर्विस टैक्स में पढ़ा है कि अगर वो 4 जगह से अगर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है ज्वेलरी, तो ही कैन रजिस्टर फॉर 1 प्रीमाइसेस। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कैन टेक फॉर बिलिंग पर्पज। देखो पढ़ते, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम हियर बाय एग्जेम्प्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी अंडरलाइन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और प्रीमाइसेस एंगेज इन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, मतलब क्या बोला है, हर एक का आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, सेंट्रलाइज। ये हमने सर्विस टैक्स में पढ़ा था कि मैं 4 जगह से सर्विस दे रहा हूँ एंड आई वांट टू डू सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सो दैट आई कैन कीप अकाउंट्स एट 1 प्लेस। तो ये आपका चॉइस है, सेंट्रलाइज कर रहा है या डिसाइड। उसमें कुछ टेक्निकल एक्सरसाइज में कुछ प्रोविजन बदलते नहीं है, इट्स ओनली फॉर योर कंफर्ट। करेक्ट ना? तो अभी आता है देखो डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी। मैंने कहा था ना आपको, बाद में बताऊंगा कि ज्वेलरी मीन्स व्हाट। मैंने आपको टेरिफ वैल्यू में आधा ही बताया था। देखो अभी यहाँ पे डेफिनेशन ज्वेलरी का, उसको अंडरलाइन, कौन सा ज्वेलरी पे एक्साइज ड्यूटी है, पढ़ते हैं। अदर देन मतलब दोस्तों
इस जो मैं अभी ज्वेलरी पढ़ रहा हूँ उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं आएगा, इसमें जो नहीं उस सब पे एक्साइज ड्यूटी आएगा, अदर देन सिल्वर ज्वेलरी, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। बट इंक्लूडिंग आर्टिकल ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, सर ऐसा दो बार दिया है, ध्यान से पढ़ा भी आगे। इनिशियली क्या बोला है, सिल्वर ज्वेलरी को हमने एक्सक्लूड किया है, मतलब उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं आएगा। बट अगर सिल्वर ज्वेलरी में अगर ये चीज़ें इंक्लूड है जो मैं पढ़ने वाला हूँ तो उस पर एक्साइज ड्यूटी आएगा, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। बढ़ते कौन सा, ज्वेलरी स्टार्टेड विथ डायमंड, रूबी, एमराल्ड, सफायर, ये अगर है तो सिल्वर यूटेंसिल्स है और उसके ऊपर ये डायमंड वगैरह आपने लगा के बेचा है तो उसको ज्वेलरी माना जाएगा। लेकिन पूरे चांदी का है तो नहीं, अब चांदी के ऊपर इन चारों में से कुछ भी अगर है तो उसको क्या माना जाएगा, फॉलोइंग अंडर हेडिंग 7113 ऑफ फर्स्ट टू द सीटा। ओके, दिया है वेयर द मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स हैज सेंट्रलाइज्ड बिलिंग और अकाउंटिंग सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच स्पेसिफाइड गुड्स। कौन सा स्पेसिफाइड, वही है ज्वेलरी। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस बाय different factories or premises out for registration only the factory premises from where such centralized billing accounting is done। बस वो दिया है। तो इस पॉइंट में क्या दिया है, क्या अमेंडमेंट हुआ है कि एज ए ज्वेलर यू कैन टेक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सो दैट यू कैन कीप अकाउंट्स एट वन प्लेस। और इसमें हमने क्या पढ़ा, ज्वेलरी का डेफिनेशन। तो कौन सा ज्वेलरी एक्साइज में कवर किया है, अदर देन सिल्वर। सिंपल है, बट सिल्वर में अगर क्या क्या है, डायमंड है, सफायर है, तो उसको भी दोस्तों क्या माना जाएगा, क्या माना, ज्वेलरी माना जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। थ्योरेटिकल है तो चांसेस आर वेरी लेस, पढ़ना जरूरी है, पता होना चाहिए अमेंडमेंट हुआ है। फॉर अवेलिंग द एग्जम्पशन कंटेन हियर इन द मैन्युफैक्चर टेकिंग सेंट्रल रजिस्ट्रेशन शैल गिव डिटेल्स ऑफ ऑल प्रीमाइसेस अदर देन जॉब वर्कर फ्रॉम वेयर सच स्पेसिफाइड गुड्स आर रिमूव्ड फॉर डोमेस्टिक क्लियरेंस। वही बोला है कि आप जब बिलिंग लेने वाले हो कहाँ कहाँ से आप गुड्स बना के क्लियर करने वाले हो उसका डिक्लेरेशन देना है। Notwithstanding anything contained in this notification, a manufacturer of specified goods may also take separate registration for all the factories। मतलब क्या दोस्तों, ऑप्शनल है। What I'm saying, यहाँ पे लिख रखो ऑप्शनल, मतलब कंपलसरी है क्या, नहीं, आपका चॉइस है। Whether you want accounting at centralized place or whether you want accounting for every place, तो ये आपका चॉइस है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक जगह भी कर सकते हैं, तो इट्स आपका चॉइस है कि आपको कैसे करना है। इज इट ओके? तो सिंपल अमेंडमेंट है। नाउ एक अमेंडमेंट हुआ है इनवॉइस में। अच्छा, उसके पहले 2000 लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट हुआ कि हमने पढ़ा था, आप सब लोगों ने पढ़ा ही है कि अभी इनवॉइस जो है ई फॉर्म में दिया तो भी चलता है, याद है कि नहीं। इनवॉइस कैन बी इशूड इन डिजिटल फॉर्म, बट उसमें उन्होंने एक प्रोविजन रखा था कि जब भी गुड्स फैक्ट्री से जाते हैं बाहर तो ट्रांसपोर्टर को हार्ड कॉपी देना ज़रूरी था। याद आ रहा है कि नहीं आपको, हमने पढ़ा था कि वो ट्रांसपोर्टर को हार्ड कॉपी देना ज़रूरी है और वो हार्ड कॉपी साइन होना चाहिए, ऐसा पहले बोला था। तो उस पर थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है। लोगों ने बोला यार उस पर साइन अगर करना है तो डिजिटल इनवॉइस क्यों बोल रहे फिर। पहले क्या बोला था कि यू कैन इशू डिजिटल इनवॉइस, बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या था, ट्रांसपोर्टर को तो हार्ड कॉपी देना पड़ेगा ना, तो उसमें क्या बोला था, साइन करो, साइन करके दो, अथोरिटी करके दो। अभी बोला वो साइन करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है। लोगों ने बोला भाई ये डिजिटल कैसे हो गया, फिर तुम बोले उसका प्रिंट निकाल के साइन करके दो, फिर नॉर्मल रखो ना, फिर काहे का डिजिटल ना। डिजिटल का पर्पज़ ही क्या है, ये साइन बिन करने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट वो अप्रूव होता है। तो ये एकदम क्लरिकल अमेंडमेंट हुआ है। आगे नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। पढ़ते हैं, एन इनवॉइस इशूड अंडर दिस रूल बाय मैन्युफैक्चर मे बी ऑथेंटिकेटेड बाय मीन्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट where the duplicate copy of the invoice meant for transportation is digitally signed, hard copy of the duplicate copy means for transportation, देखो, and self attested by manufacturer, ये ओमिट कर दिया बस। तो पहले क्या था कि ट्रांसपोर्टर को कॉपी जो था वो हार्ड कॉपी पे साइन लगता था, बाकी आप डिजिटली भेज सकते हैं, तो अभी निकाल दिया। लोगों ने कहा कि या तो डिजिटल रखो या तो फिजिकल फॉर्म में रखो, ऐसा हाइब्रिड सिस्टम मत बनाओ। तो क्लरिकल अमेंडमेंट है, कुछ काम का नहीं है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिटर्न्स हमने पढ़ा था ना, रूल 12 रिटर्न्स। हाँ, तो उसमें अमेंडमेंट हुआ है, 2-3 अमेंडमेंट्स हुए हैं। देखो क्या है, अच्छा ये अमेंडमेंट दोस्तों सर्विस टैक्स में भी है, एनुअल रिटर्न यहाँ पे भी ऐड हुआ है और सर्विस टैक्स में भी ऐड हुआ है। ये आपको ध्यान में रखो ताकि आपको ज़्यादा मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के पढ़ सकते हैं। पहला, अच्छा इसके पहले क्या था मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले था एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी स्टेटमेंट, याद है आपको, हाँ वो हटा के लाया गया है। उसके पहले क्या था, एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी था, तो ये हटा के लाया एनुअल रिटर्न। अच्छा ऑब्वियसली एनुअल रिटर्न का मतलब क्या है दोस्तों,
साल के बाद ही फाइल होगा। हाँ, एवरी एसएससी शैल सबमिट एवरी एसएससी टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज। ओके, अंडरलाइन करो। एन एनुअल रिटर्न फॉर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू विच इट रिलेट्स बाय 30th नवंबर ऑफ सक्सीडिंग ईयर। तो अगर अपना फाइनेंशियल ईयर 15-16 है तो कब फाइल करना पड़ेगा? 30 नवंबर को ये फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। द एनुअल रिटर्न इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय 100% यू, उनको भी नोटिफाई कर दिया है। एक्सेप्शन, इन दो लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है जिनका एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट 1 करोड़ से कम है। देन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये अमेंडमेंट दोस्तों, ये पहले भी था देखो कि अगर आपका ड्यूटी 1 करोड़ से आपने कम पे किया तो ये पहले एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी भी कंपलसरी नहीं था। तो अमेंडमेंट ये नहीं हुआ है। अमेंडमेंट क्या हुआ है? बस वो एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी को हटा दिया है एंड नाउ देयर हैज बीन अ न्यू रिटर्न विच इज कॉल्ड एज अ एनुअल रिटर्न। देखो दिया मैंने, अमेंडमेंट आ चाहिए, ये आता है अमेंडमेंट। एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी स्टेटमेंट ओमिटेड बाय नोटिफिकेशन 8/2016 डेटेड 1/1/4/16। तो दोस्तों ये अमेंडमेंट है। तो जहाँ जहाँ पे अमेंडमेंट है मैंने वहाँ पे डेट लिखा है। क्या लिखा है? डेट। बाकी का थ्योरी आपको समझने के लिए दिया है। ठीक है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम बाय एन ऑर्डर एक्सटेंड द पीरियड बाय सच पीरियड एज डीम नेसेसरी अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ स्पेशल नेचर टू बी स्पेसिफाइड देयरिन। तो ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको हटा दिया है। नाउ अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, रिवीजन ऑफ रिटर्न। सर्विस टैक्स में रिवीजन का ऑप्शन था लेकिन एक्साइज में पहले रिवीजन का ऑप्शन नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है। फर्स्ट टाइम क्या किया गया है? ऐड। कौन सा रिटर्न ऐड किया गया है? रिवीजन रिटर्न ऐड किया गया। मतलब दोस्तों ये अमेंडमेंट नहीं है, ये क्या है? ऐड। जिन्होंने पहले पढ़ा आप थोड़ा एनालिस करो। एक्साइज में मैंने आपको कभी नहीं पढ़ा है रिवाइज रिटर्न, सर्विस टैक्स में है, आपने इनकम टैक्स पढ़ा उसमें भी है। एक्साइज में ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट। उन्होंने इस टाइम अलाउ, क्योंकि पहले गलती अगर होती थी एक्साइज में तो कोई मौका नहीं मिलता था उसको रेक्टिफाई करने का। करेक्ट ना? अभी ये क्या हो गया है? अलाउ हुआ है। देखते हैं। एन एसएससी हैज फाइल्ड रिटर्न इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन द ड्यू डेट, हाईलाइट करो, विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 1 और सेकंड प्रोविजो देयरिन may submit revised return by the end of the calendar month in which original return is filed. End of the calendar month. तो ये ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के लिए बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट क्या ऐड हुआ है? रिवीजन फर्स्ट टाइम अलाउ किया एक्साइज में। दूसरा, रिटर्न कब फाइल करता है वो हमने तो देखा ही है। करेक्ट ना? रिटर्न फाइल करने का पीरियड सब याद है ना, 10 days वगैरह, वो तो ऐसा ही है। क्या बोला भी देखो। तो कौन सा रिटर्न रिवाइज होगा? जो रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल हुआ है। यह है लर्निंग पॉइंट। इसलिए मैंने बोला था आप उसको हाईलाइट करो। मैं क्या बोला आपको समझ में आ रहा है? सो डोंट रिमेंबर कि हाँ रिटर्न कैन बी रिवाइज इन एक्साइज। क्या ध्यान में रखना है? कौन सा रिटर्न रिवाइज होगा? ड्यू डेट। ओके, तो ड्यू डेट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, वो एज इट इज ही है। तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं कवर किया है, बट आगे मैंने उसका समरी दिया है। तो जो टाइमली रिटर्न फाइल हुआ है विद इन ड्यू डेट उसको रिवीजन होगा। कब होगा? बाय द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ इन विच ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड। तो ओरिजिनल रिटर्न अगर मैंने 9 तारीख को फाइल किया है, 9 जनवरी को, बोलो कब होगा फिर? 31 जनवरी। कब होगा? 31। बस वो क्या होना चाहिए? टाइमली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइमली। या तो कोई डाउट है कोई नई चीज़ में? सबको समझ में आया क्या लिखा है? तो व्हाट इज द न्यू पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ है? फर्स्ट टाइम रिवीजन अलाउ किया गया है, बट रिवीजन होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन? आपका जो नॉर्मल रिटर्न है, जो भी रिटर्न का ड्यू डेट है उसके पहले फाइल करो, तो उस मंथ में आप रिवाइज कर सकते हो। कब दिया है? बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। मतलब जिस महीने में आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है उसी महीने के 30 तारीख तक आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। अगला नहीं, सेम मंथ। ये एनुअल रिटर्न का रिवीजन नहीं है, ये नॉर्मल रिटर्न एनुअल का आगे दिया है। सो देयर आर 2 रिवीजन। ये नॉर्मल रिटर्न का है। अभी नया रिटर्न कौन सा ऐड हुआ है? एनुअल। उसके लिए अलग डेट है जो आगे नेक्स्ट पेज पे दिया है। दिस इज नॉट फॉर एनुअल रिटर्न, उसका आगे दिया है। एक्सप्लेनेशन देखो क्या दिया है। वेयर एसएससी सबमिट रिवाइज रिटर्न अंडर क्लॉज ए द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इफ एनी अंडर सेक्शन 11 है। नीचे लिख रखो शो कॉज नोटिस। याद है हमने पढ़ा था कॉम प्रोसीजर। कॉम प्रोसीजर में आपको नोटिस देना पड़ता है एरर, ओमिशन, फ्रॉड का। तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं? रिलेवेंट डेट तो दिया है। तो ये रिलेवेंट डेट कौन सा लिया जाएगा? अभी
डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच रिवाइज रिटर्न। सर नहीं समझ में, ध्यान दो सब लोग, बहुत सिंपल पॉइंट है और ये अपन कॉमन प्रोसीजर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप सब लोगों ने कॉमन प्रोसीजर पढ़ा है, उसमें सेक्शन 11 है वेरी इंपॉर्टेंट शो कॉज नोटिस। वहाँ पे शो कॉज नोटिस अपन कब भेजते हैं? जिस दिन आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें 4-5 डेट्स है एक्साइज और सर्विस टैक्स में, एंड कस्टम में भी 4-5 है। अपन अभी एक्साइज की बात कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट आने के पहले क्या था, जो ड्यू डेट था वहाँ से मैं आपको शो कॉज नोटिस भेजता था, यस और नो। अगर आप उस रिटर्न को रिवाइज करोगे तो ऑब्वियसली मेरा पीरियड भी कहाँ से स्टार्ट होगा? रिवाइज से स्टार्ट होगा ना। तो इट्स अ कॉमन सेंस अमेंडमेंट। ग्रेट ना, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करोगे तो मेरा भी पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? रिवीजन से स्टार्ट होगा। वहाँ से कैसे स्टार्ट होगा? तो वो आर यू गेटिंग पॉइंट? इट्स ओनली क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट, एन एसएसयू हैज फाइल्ड एनुअल रिटर्न। अभी एनुअल रिटर्न का भी रिवीजन अलाउड है। मैंने जो पढ़ा हुआ एनुअल का नहीं था। अभी देखते क्या है। मैं सबमिट रिवाइज रिटर्न विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सेड एनुअल रिटर्न। अंडरलाइन करो, डेट ऑफ सबमिशन, ये अलग है दोस्तों। अंडरलाइन किया? ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, फिर आपके क्वेश्चन पूछना। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है 11 नवंबर 16 को, कब फाइल किया है? 11 नवंबर 16। दोस्तों वहाँ से 1 मंथ, ऊपर वाला ड्यू डेट के पहले बोला है। ड्यू डेट के पहले जब फाइल करोगे वो मंथ खत्म होने तक। ये क्या बोला है? जिस दिन रिटर्न फाइल कर रहे हो वहाँ से 1 मंथ। 1 मंथ डेज में कैलकुलेट नहीं करना है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, जहाँ पे डेज बोला है वहाँ पे डेज, जहाँ पे 1 मंथ मतलब यहाँ से 1 मंथ। सो 11, 12, 16। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो ऊपर क्या बोला है बोलो? नॉर्मल रिटर्न में क्या बोला है? जिस महीने में रिटर्न फाइल करोगे उसका एंड कैलेंडर में। एंड यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे क्या बोला है? हाँ, जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे वहाँ से 1 महीना। एंड वहाँ पे उस दिन से 1 महीना नहीं है, जिस महीने में तुमने रिटर्न फाइल किया उस महीने का 30 तारीख। आई होप नाउ कन्फ्यूज। तो ये एनुअल रिटर्न का रिवीजन है, वो बाकी रिटर्न का रिवीजन है। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट है? चलो आगे जाते हैं। नाउ ई फाइलिंग इज कंपलसरी, वो दिया है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली इन लोगों को एग्जाम्पशन दिया है, इनके लिए ई फाइलिंग कंपलसरी नहीं है। तो ये जस्ट पढ़ना है, इसमें कुछ ये पहले से ही है। देन लेट फीस ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1/3/15 का है, तो उसमें भी कुछ अमेंडमेंट नहीं है। वेयर एनी रिटर्न ER1, ER3, ER8 और ER4 जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल करने अगर आपसे डिले होता है तो कितना पेनल्टी देना है? नीचे दिया, आप देख लो एक बार, दिया देखो, 100 रुपीज़ पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20,000 फॉर अ पीरियड ऑफ डिले इन सबमिशन ऑफ ईच सच रिटर्न। मतलब जितना हर एक रिटर्न के लिए डिले होगा उसके लिए 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम 20। बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, मैंने डेट लिखा है देखो 1/3/15। ये सब लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड देन समरी ऑफ रिटर्न है, ये आपको नॉलेज के लिए दिया है। देखो ये आ गया ड्यू डेट, समझ में आ रहा है ना? तो ये ड्यू डेट के अगर पहले आप फाइल करते हो, करेक्ट ना, तो हाँ, तो देखो अभी ये ER4 है, ध्यान दो सब लोग, ये ER4 है और इतने सारे रिटर्न्स हैं। तो ER1, 8, 2 and 3 उसके लिए क्या तारीख है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये भी सब लोग पढ़ चुके, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो अगर ये 10 तारीख है, इसी महीने के एंड में रिवाइज करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वो भी कौन सा होना चाहिए दोस्तों? टाइमली, विद इन ड्यू डेट बोला है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? 30 नवंबर के लिए। 30 नवंबर से 1 महीना नहीं, मतलब 30 नवंबर को फाइल किया तो उसके बाद 1 महीना, 16 नवंबर को किया तो उसके बाद 1 महीना। समझ में आ फर्क क्या है? इज इज क्लियर नाउ? यहाँ पे उसी मंथ के कैलेंडर मंथ में बोला है, यहाँ पे जिस दिन फाइल करो उसके आगे 1 महीना। इज इज क्लियर? दैट्स इट। तो ये समरी दिया है। नाउ दीज आर द रिटर्न्स। पहले जो था ना रिटर्न 5, 6, 7 वो सब हटा दिया गया है, वो सब हटा दिया गया है, तो इसलिए वो भी दिया है समरी ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो रिटर्न जो था पहले 7 इंस्टॉल कैपेसिटी वो हटा दिया है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो आपको पढ़ना है, सिंपल है। नाउ अभी नेक्स्ट जाते हैं रूल 12AA, जॉब वर्क इन ज्वेलरी। ये थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, करेक्ट ना? सो अभी ज्वेलर लोगों के ऊपर सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी आ गया ना, तो जो जॉब वर्कर है जो ज्वेलरी बना के दे रहे हैं
करेक्ट ना। तो उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सब प्रोसीजरल अमेंडमेंट है। सो आपको जस्ट एक बार पढ़ के रखना है उसको। सो ये मैंने दिया है, जस्ट आपको क्या करना है, पढ़ना है। देखो दिया है मैंने यहाँ पे प्रोसीजर टू बी, देखते क्या क्या है। एक दो पैराग्राफ पढ़ते आपको आइडिया देता हूँ, फिर बाकी का पढ़ लो, बहुत सिंपल है। एवरी पर्सन who gets article of jewelry falling under tariff heading 711314 of the first schedule of CETA producer manufacture on his behalf, मतलब जिनका ज्वेलरी का शॉप है, मैं क्या करता हूँ, वो जो आर्टिस्ट रहते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, कारागिर बोलते हैं, वॉट इट इज, उनको मैं दूंगा बनाने के लिए, वो डिजाइन बना के देंगे। हाँ, ऑन जॉब ऑफ बेसिक्स शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मेंटेन अकाउंट्स, पे ड्यूटी ऑन सच गुड्स, कंप्लाई विद ऑल द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स। वही है कि अगर मैं आपको गुड्स भेज रहा हूँ, जॉब वर्कर को गुड्स ज्वेलरी बनाने के लिए, सो आई विल हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, आई विल मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स एंड आई विल पे ड्यूटी, क्योंकि जॉब वर्कर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी, सबको पता है। देखो दिया है, रिक्वायर्स टू पे ड्यूटी कंपल्सरी बाय सेड पर्सन एंड जॉब वर्कर कैन नॉट ऑप्ट टू पे ड्यूटी। ओके, यहाँ पे जॉब वर्कर को ड्यूटी देना अलाउड नहीं है। तो जिसका ज्वेलरी का शॉप है, जिसका वो बिजनेस है, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना है। देन पॉइंट नंबर 2 में जस्ट प्रोसीजर दिया है, अगर आप जॉब वर्कर से ही गुड्स को रिमूव करते हो, दिया है डायरेक्ट रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन और एक्सपोर्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर, तो प्रोसीजर क्या है वो दिया है। ये आपको मैंने जॉब वर्कर के इसमें पढ़ाया था, याद है क्या, इनवॉइस बना के आपको वहाँ पे भेजना है जॉब वर्कर को, ये आप सबने पढ़ा। तो वो जस्ट प्रोसीजरल पार्ट है, आपको जस्ट क्या करना है, ये सेम है, इसमें कोई अमेंडमेंट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं इनवॉइस बना के भेजूंगा, 3 कॉपीज बनते, 2 कॉपी उसको भेजूंगा, एंड जिस दिन वो गुड्स रिमूव करूंगा उस दिन मैं डेट एंड टाइम एंटर करूंगा। ये अपन ने सबने क्लास में पढ़ा है। तो ये ऑलरेडी सेम, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, खाली वो ज्वेलरी नया पॉइंट क्या है वही है बस। तो ये जस्ट एक बार पढ़ के लेना है। देखो प्रोसीजर फॉर सेड पर्सन, क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सब दिया है। जॉब वर्कर को क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो सब दिया है। बस एक बार ये पढ़ लो, बाकी इसमें कुछ भी आई डोंट थिंक क्वेश्चन विल कम, क्योंकि एकदम थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है। ओके, तो ये बस वो ज्वेलरी के लिए मैंने ऐड करके दिया है। नाउ रूल 17 हमने देखा था, रिमूवल बाय यूनिट्स इन एफटीजेड एसएजेड 100% ईओयू टू डीटीए। अभी क्या है, देखो हमने जो अभी पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ड्यूटी कैसे देना है, याद है ना। गुड्स अगर ईओयू से डीटी आते तो ये क्या है फिर सर, ये थ्योरेटिकल प्रोसीजर है। क्या है ये, थ्योरेटिकल प्रोसीजर है। उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, ये भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। अभी सभी रिटर्न रिवाइज होते हैं ना, तो ये जो रिटर्न फाइल करेंगे ईओयू, ये भी रिवीजन होगा, तो वही दिया है। एंड एसएसयू हैज फाइल्ड रिटर्न इन द फॉर्म रिफर्ड टू इन सब रूल 3 विद इन द डेट स्पेसिफाइड अंडर सब रूल बे सबमिट रिवाइज रिटर्न बाय द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ विद इन विच ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड। वही है ना, समझ में आ गया ना, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड एक्सप्लेनेशन वही दिया है, क्या दिया एक्सप्लेनेशन, कि अगर आप उसको रिवाइज करते हो तो शो कॉज नोटिस का जो पीरियड है वो भी कब से स्टार्ट होगा, रिवीजन से स्टार्ट होगा, सिंपल। नाउ सेक्शन 26 सॉरी रूल 26 पेनल्टी फॉर सर्टन ऑफेंसेस। तो इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है, ये पॉइंट ऐड हुआ है, दिस इज द अमेंडमेंट। मैंने ए लिखा है यहाँ पे, ए का मतलब अमेंडमेंट। तो ये पेनल्टी तो दोस्तों पहले से था, देखते एक बार पढ़ते हैं। एनी पर्सन हु एक्वायर्स possession of or in any way concern in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, selling, purchasing or in any other manner deals with accessible goods which he knows or has reason to believe are liable to confiscation, are liable to confiscation under the act shall be liable to pay penalty not exceeding 100% duty on such goods or 2000 whichever is greater, whichever is greater। ये पहले से था, ठीक है। ये क्या था पहले, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, अभी अमेंडमेंट नीचे दिया है। सो आपको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, इस गुड्स पे जितना ड्यूटी आ रहा है उसका 100% और 2000 whichever is greater, ठीक है। अभी देखो अमेंडमेंट क्या हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी प्रोसीडिंग फॉर द पर्सन liable to pay duty have been concluded। ओके, पर्सन को अंडरलाइन करो, मतलब जिस बंदे से आपने को ड्यूटी, जिस बंदे ने वो ऊपर का जो बोला है ना एक्साइज ड्यूटी का एविजन करने की कोशिश की है, ऊपर जो दिया है ना अकाउंट नहीं मेंटेन किए, तो अगर उसका असेसमेंट अपन कर चुके हैं, ओके, अंडर क्लॉज ए और डी और सबसेक्शन 1 ऑफ 11AC, 11AC अपन पढ़ने वाले कॉम प्रोसीजर में,
of the act in respect of duty, interest, penalty, all the proceeding in respect of penalty against other person, if any, underlying or other person, if any, in the said proceeding shall also be deemed to be concluded. तो यहाँ पे समझने वाली दो ही चीज़ें, पहले आप सर्कल करो पर्सन एंड अदर पर्सन, फिर मैं बताता हूँ. मतलब क्या है, मिस्टर अनिल इज द मेन पर्सन जिसने ये कॉन्ट्रैक्शन किया था. तो अगर डिपार्टमेंट ने उसका असेसमेंट एक बार कंप्लीट कर दिया तो उससे रिलेटेड जो बाकी लोग हैं उनका भी असेसमेंट बाय डिफॉल्ट हो गया, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है. बस ये थियोरेटिकल बोला है. ऑब्वियसली एक बार मेन पर्सन का असेसमेंट हो गया, गवर्नमेंट ने ड्यूटी पेनल्टी पूरा वसूल कर दिया, फिर आगे लोगों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है. तो उनका असेसमेंट क्या माना जाएगा, डीम टू हैव बीन कंप्लीटेड माना जाएगा. तो खाली दो वर्ड, तो पर्सन मतलब वहाँ पे लिखो मेन पर्सन जिसने वो किया है. तो एक बार आपने उसका असेसमेंट कर दिया तो बाद में उससे जुड़े जो बाकी लोग हैं उनका अलग से असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स इट, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नाउ अभी ये नए रूल पूरे ऐड हुए हैं. ओके, ये क्या, मैं पहले हेडिंग पढ़ता हूँ फिर आपको बताऊँ. ये भी थ्योरेटिकल है. ये रेटेड टू एक्सपोर्ट है. रेटेड टू क्या है, आपने पढ़ा था ना एक्सपोर्ट प्रोसीजर, याद है क्या, रूल 18 एंड 19. रूल 18 में अपन क्या करते हैं, अपन इनपुट्स खरीदते हैं, ड्यूटी भरते हैं, बाद में रिफंड क्लेम करते हैं. एंड रूल 19 में वी ब्रिंग गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बस ये रूल 19 का अमेंडमेंट है. ओके, देखो अभी क्या, मैं पहले हेडिंग पढ़ता हूँ. द सेंट्रल एक्साइज रिमूवल ऑफ गुड्स एट अ कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल एंड अदर गुड्स. रूल 2016, रूल 2016 मतलब देखो क्या है, रिमूवल ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल और अदर गुड्स. अभी ये उल्टा पढ़ना है. आप मैन्युफैक्चर हो तो आपके लिए नहीं है वो. रिमूवल ऑफ गुड्स, मैं आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एट अ कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स. तो मैं आपको गुड्स देने वाला हूँ, आप उससे गुड्स बनाने वाले हो, तो ये मेरे लिए प्रोसीजर है, ठीक है ना. तो ये जो गुड्स मैं आपको भेज रहा हूँ ना, ये गुड्स के लिए प्रोसीजर क्या उन्होंने डिफाइन किया है. मतलब एज्यूम करो आप मैन्युफैक्चरर हो, आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो. एक्सपोर्ट कर, या एक्सपोर्ट मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट उसके लिए आप रॉ मटेरियल ले रहे हो. क्या ले रहे हो, रॉ मटेरियल. उस रॉ मटेरियल पे अगर कोई भी कुछ एग्जाम्पशन है, कोई नोटिफिकेशन इशू किया है, वो रॉ मटेरियल खरीदी करने, परचेस करने का प्रोसीजर यहाँ पे डिफाइन किया है. क्या किया है, तो ये थ्योरेटिकल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, बहुत हो सकता है, बट आपको हिंट दिया. रूल 19, रूल 19 में अपन क्या करते हैं, अपन गुड्स को परचेस करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी. तो वो जो प्रोसीजर पार्ट है ना वो नोटिफाई किया गया है. प्योरली थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है. तो हेडिंग समझ में आ गया. ओके, देखो नोटिफिकेशन नंबर 20/2016 सेंट्रल एक्साइज नोटिफिकेशन अमेंडेड बाय दिया है. शॉर्ट टाइटल कमेंट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं. एप्लीकेशन देखो क्या है, पॉइंट नंबर 2. These rules shall apply to manufacturer who intends to avail the benefit of notification issued under section 5A. 5A अगर आपको याद है तो आप सबने पढ़ा था कॉमन प्रोसीजर में सेक्शन 5 है, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन. कॉमन प्रोसीजर का पहला सेक्शन 5 है, वो है ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट ग्रांटिंग एग्जेम्पशन ऑफ ड्यूटी टू एक्साइजेबल गुड्स व्हेन यूज्ड फॉर पर्पस स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन. मतलब क्या है, देखो अगेन, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप कोई गुड्स बना रहे हो, तो गुड्स बनाने के लिए आपको जो इनपुट्स लगता है, क्या लग रहा है, इनपुट्स. वो इनपुट्स के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है. क्या किया है, नोटिफिकेशन. तो उसका प्रोसीजर क्या है वो आपको देखना है, ठीक है. तो ये गुड्स परचेस करने के लिए प्रोसीजर है, आगे रिमूव करने के लिए नहीं है. तो आप जो गुड्स परचेस कर रहे हो, नोटिफिकेशन कोई भी हो सकता है, एक्सपोर्ट के लिए आप परचेस कर रहे हो फॉर एनी पर्पस. तो ये जो गुड्स आप बाहर से लेके आ रहे हो, जिसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है, वो लेके आने का प्रोसीजर यहाँ पे डिफाइन किया है. मैंने 3 बार बताया, ये आपके रिमूवल के लिए नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, किसके लिए प्रोसीजर है, आप जो बाहर से गुड्स लेके आ रहे हो. एक्सपोर्ट तो एक एग्जाम्पल था, करेक्ट ना. अभी उस रॉ मटेरियल के लिए क्या नोटिफिकेशन जो भी रहेगा, तो उसके लिए प्रोसीजर प्रोवाइड दैट. एंड अनरजिस्टर्ड डीलर, अभी देखो अनरजिस्टर्ड डीलर मतलब जिसने एक्साइज का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है. अभी बहुत लॉजिकल चीज़ है. अगर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूँ, सुनो ध्यान से, आई वॉन्ट दैट एग्जेम्पशन, मैं आपसे जो रॉ मटेरियल लेना चाहता हूँ ना, उसका जो एग्जेम्पशन जो भी दिया रहेगा मैं उसको अवेल करना चाहता हूँ.
तो मेरे को डिपार्टमेंट का जाके पहले परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब ये जो रूल्स दिए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। बट डिपार्टमेंट का जाने के लिए पहले क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। तो वही दिया है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर हो तो बहुत सिंपल है, आप पहले क्या करो, रजिस्ट्रेशन लो, फिर ही डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा टू परचेज दिस गुड्स एज पर द प्रोसीजर गिवन बिलो, एज पर द प्रोसीजर गिवन बिलो। Provide that unregistered manufacturer, including manufacture of exempted goods or non-excel goods, obviously non-excel goods, shall be eligible to avail benefits of provision of these rules after taking registration under Rule 9 of Central Excise. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, कौन से नए रूल्स नोटिफाई, एक बार बताओ। जो अपन रॉ मटेरियल लेके आना चाहते हैं इनपुट्स, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन है, कोई एग्जाम्पशन बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट अवेल करने के लिए, वो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए व्हाट प्रोसीजर आई नीड टू फॉलो। मैं रजिस्टर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं अनरजिस्टर हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, एंड देन आगे प्रोसीजर दिया है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, थ्योरेटिकली है, देखते क्या है। पॉइंट नंबर 4, इन्फॉर्मेशन बाय एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर टू ऑब्टेन बेनिफिट। तो एज अ मैन्युफैक्चरर आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, देखते क्या है। An applicant manufacturer shall provide an information in duplicate in Form I to the judicial ACDC and shall forward one copy of information to the judicial range superintendent of supplier manufacturer। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं हूँ मैन्युफैक्चरर मुंबई में, कहाँ पे हूँ, मुंबई, एंड मैं आपसे रॉ मटेरियल लेना चाहता हूँ अंडर दिस नोटिफिकेशन, ओके। तो पहले मैं रजिस्ट्रेशन तो मेरे पास है, नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, मेरा जो जुडिशियल एसी उनके पास जाऊंगा, उनको बोलूँगा कि ये सप्लायर है पुणे में, उनसे मेरे को ये गुड्स परचेस करना है। क्या करना है, परचेस करना है। तो ये 2 कॉपी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक कॉपी मेरे जुडिशियल इंचार्ज को दूंगा, एक कॉपी आपके जुडिशियल इंचार्ज को दूंगा। सप्लायर मैन्युफैक्चरर मतलब आप, एंड मैं हूँ मेन मैन्युफैक्चरर, 2 लोग समझ में आ गए। सो एक कॉपी में दोनों को दूंगा, मतलब डुप्लीकेट बना के, एक मेरे एरिया के जो जुडिशियल एसडी से उनको दूंगा, दूसरा आपके। तो आप सब लोग कौन हो, सप्लायर, ऐसे एज्यूम करो, तभी आपको पूरा रूल समझ में आएंगे। मैं कौन हूँ, मैन्युफैक्चरर, आप सब कौन हो, सप्लायर। तो आपका फैक्ट्री जहाँ पे, उसका जो जुडिशियल इंचार्ज है उसको मैं ये कॉपी दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, पूरा थ्योरेटिकल जस्ट पढ़ के रखना है। दूसरा, द एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर शैल नंबर द इंफॉर्मेशन फाइल अंडर सब रूल 1 इन ईच फाइनेंशियल ईयर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हर बार देना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप किस सप्लायर से गुड्स ले रहे हो अलग अलग होगा ना, तो ये प्रोसीजर आपको हर साल करना पड़ेगा, दिया है। मतलब आप किससे लेना चाहते हैं, उसका नाम वगैरह जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑब्वियसली देना पड़ेगा। द एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर में आइदर प्रोवाइड सेपरेट इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द सप्लायर मैन्युफैक्चरर ऑफ सब्जेक्ट गुड्स और प्रोवाइड कॉमन इन्फॉर्मेशन फॉर मल्टीपल सर्विस सप्लायर मैन्युफैक्चरर विद द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ देम इन फॉर्म आई। मतलब क्या है, मैं ऐसे गुड्स 6 लोगों से रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, तो एक एप्लीकेशन में सबके नाम लिख के दे सकता हूँ, या फिर अलग अलग एप्लीकेशन कर सकता हूँ, सिंपल। इसमें कुछ एनी क्वेश्चन, एकदम थ्योरेटिकल बोले, आपको चॉइस दिया है कि एक साथ करना है तो एक साथ सबके नाम लिख दो, अलग अलग करना है तो अलग करो, ठीक है, थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है। द एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर शैल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम to receive the subject goods in quantities commensurate with the expected consumption in the manufacturing process for period of 1 year or less। तो आपको ये हर साल उनको क्या करना है, the applicant manufacturer shall provide information from time to time to receive the goods in quantities with expected consumption in the manufacturing process। तो ये आपको डिपार्टमेंट को फॉर्म 1 में इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, आप कितना क्वांटिटी परचेस करना चाहते हो, करेक्ट ना, तो हर साल आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, द एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर शैल एग्जीक्यूट जनरल बॉन्ड विथ श्योरिटी, गवर्नमेंट को बॉन्ड देना पड़ेगा। प्रोवाइड दैट इट शैल बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय एन एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर। हम सब ने पढ़ा है कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर में कि मैन्युफैक्चरर हमेशा क्या देता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एंड बाकी लोग क्या देते हैं, बॉन्ड। सो आई कैन गिव लेटर ऑफ अंडरटेकिंग गवर्नमेंट। क्यों देना है, सी ये गुड्स मैं किसी पर्पज से परचेस कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं वो पहले पर्पस फुलफिल नहीं किया तो क्या होगा। जैसे मैं आपसे गुड्स ले रहा हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए, इसलिए आई एम एबल टू बाय गुड्स फ्रॉम यू विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर रूल 19। अगर मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया तो गवर्नमेंट बाद में ड्यूटी वसूल करेगी वो बॉन्ड को रिलीज करके, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड देना पड़ेगा। ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, मतलब बॉन्ड का पर्पज आपको ऑलरेडी पता है।
अगेंस्ट whom no show cause notice has been issued under subsection 4 or 5 of the section A, or where no action is proposed under any notification issued for the purpose of Rule 12CCC of Central Excise Rules, Rule 12AAA of the Standard Credit Rules 2004. करेक्ट ना? तो आपको क्या देना पड़ेगा? क्या बोला यहाँ पे? आपको बॉन्ड इश्यू करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर. बट किसके लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सफिशिएंट होगा? जिसको कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया गया है. अगेंस्ट हुम नो, सर्कल करो. अगर वो इशू किया गया तो दोस्तों आपको क्या देना पड़ेगा? बॉन्ड देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम डिफॉल्टर हो. तुमको शॉर्टर नोटिस दिया मतलब शॉर्ट ले भी कुछ ना कुछ है, तो हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे. ये दिया नो का अंडरलाइन करो. अगेंस्ट हुम नो शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड. यहाँ तक समझ में आ गया? दिया है. Then applicant manufacturer shall forward copy of information duly signed by his authorized signature to the supplier manufacturer for the procuring the goods. फिर उसका मैं एक कॉपी आपको भेजूंगा. पहला कॉपी मैंने सप्लायर आपको नहीं भेजा, आपका जो जुरिडिक्शनल एसिड उसको भेजा है. गुड्स कौन सप्लाई करने वाला? आप ना. तो हाउ मेनी, कितने गुड्स आप सप्लाई करने वाले हो, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा. सिंपल. ओके, तो ये हो गया मेरा प्रोसीजर. तो बताओ एज अ मैन्युफैक्चरर क्या? अच्छा, पहले अपन कौन से रूल्स पढ़ रहे हैं? आई वॉन्ट टू परचेज इनपुट्स एट अ कंसेशन रेट फ्रॉम यू. तो उसके लिए मेरे लिए प्रोसीजर क्या हमने पढ़ा? तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसीजर? मेरे पास रजिस्ट्रेशन होना एब्सोल्युटली नेसेसरी है, नहीं होगा तो अप्लाई करेंगे. फिर फॉर्म आए, उन्होंने नोटिफाई किया, उसमें मैं अप्लाई करूंगा. किसको? 2 कॉपीज बनाऊंगा. एक मेरा जो जुरिडिक्शन है उसको कॉपी दूंगा, एक सप्लायर को दूंगा. उस फॉर्म नंबर आए में मैं सबका इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मेरे कौन कौन सप्लायर है, क्या क्या गुड्स पे लेना चाहता हूँ. तो अलग अलग दे सकते हैं, सबका मिला के एक भी दे सकते हैं. वो देने के बाद आप जो जो क्वांटिटी परचेस करो हर साल उसका इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते रहना है. उसके दौर क्या दिया है? आपको बॉन्ड देना है. बट बॉन्ड कब नहीं देना है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रहे तो बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है. बट हु कैन गिव लेटर ऑफ अंडरटेकिंग? जिसके अगेंस्ट कोई शो कॉज नोटिस जिसको इशू नहीं किया गया वही कर सकता है. ठीक है. एंड फिर मैं आपको और एक कॉपी दूंगा एंड में कि आपसे मेरे को कितने गुड्स लेना है. सिंपल. एनी क्वेश्चन? प्योरली थ्योरेटिकल है. नाउ प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सप्लायर मैन्युफैक्चरर. अभी आप क्या करोगे? मैंने तो मेरा काम कर दिया, अभी आपके लिए क्या प्रोसीजर नोटिफाई. देखो, सप्लायर मैन्युफैक्चरर शैल अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस नोटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम अंडर सब रूल 6 और रूल 5. ओके, मतलब ये मैं आपको देने के बाद ही ओके आप क्या करोगे? मेरे को गुड्स सप्लाई करोगे एट अ कंसेशन रेट. मतलब आपका जो रॉ मटेरियल अगर मैं लेता हूँ सो आई कैन बाय एट अ कंसेशन रेट और वाटर नोटिफिकेशन देयर. ये आप मेरे को सप्लाई कब करोगे गुड्स? वैसे ये मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद. ऑब्वियसली ना, आपको डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आप सप्लाई करोगे, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आओगे. वही दिया है. द सप्लायर मैन्युफैक्चरर शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सब रूल 1 ऑन द बेसिस ऑफ विच गुड्स हैव बीन removed details such as number, date of invoice, description, quantity, value of subject goods, amount of duty of excise paid at a concessional rate and retain the same in his records. आपको ये पूरे records maintain करने कि आपके फैक्ट्री से आपने मेरे को कितने गुड्स भेजे, कौन से समय भेजे, उसका पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने बोला है. सिंपल. देन अभी आते हैं रिटर्न्स. द एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर टू सबमिट क्वार्टरली रिटर्न्स. द एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर मतलब मैं shall receiving the subject goods maintain an account indicating the quantity and value of subject goods. मैं आपसे कितने गुड्स खरीद रहा हूँ, कितने क्वांटिटी में, कितना वैल्यू है. ओके, कंज्यूम फॉर द इंटेंडेड पर्पस. हाँ, वो इंटेंडेड पर्पस के लिए होना चाहिए. मतलब क्या, मैं जिस पर्पस के लिए गुड्स लेके आ रहा हूँ यूज भी उसी पर्पस के लिए होना चाहिए. एंड द क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक इनवॉइस वाइज शैल सबमिट अ क्वार्टर रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड्स इन फॉर्म 2 to assistant commissioner or deputy commissioner on 10th day of the month following each quarter of the financial year. मतलब ये जो मैन्युफैक्चरर है मैं हूँ, आई नीड टू फाइल क्वार्टर रिटर्न. किसको फाइल करना है? अभी अलग ऑफिसर है. अप्लाई किसको किया था मैंने? जुरिडिक्शनल एसीडीसी. रिटर्न किनको फाइल करना है? असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर. करेक्ट ना? क्या सेम है दोनों? सेम है ना? हाँ, सेम ही है. कितने दिन में? 10 दिन में. वो तो ऑब्वियसली रिटर्न अपन 10 दिन के बाद ही फॉलो पे करते हैं, तो सॉरी फाइल करते हैं. नाउ रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टन केसेस. अरे सेम ही है. अगर आपने ये कम पे किया तो हम आपको क्या भेजेंगे? शो कॉज नोटिस 11A. तो वही दिया है.
कि अगर आप पे नहीं, सी एक्साइज में कहीं पे भी शॉर्टफॉल है तो वो क्या आता है, शो कॉज नोटिस, वही दिया है। तो ये दिखने को बहुत बड़ा प्रोविजन है बट बहुत सिंपल है। रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टन केसेस वेयर द गुड्स आर क्लियर बाय सप्लायर मैन्युफैक्चर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय एन एप्लीकेंट मैन्युफैक्चर आर नॉट यूज फॉर इंटेंडेड पर्पज। मतलब मैंने आपसे गुड्स लिए बट उसके लिए मैंने पहले एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लिया था कि ये गुड्स मैं इस पर्पज के लिए यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। मैंने आपसे गुड्स खरीदे बट उसको यूज नहीं किया तो गलती होगी कि नहीं, तो रिकवरी होगा। द एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल टू पे अमाउंट इक्वल टू अंडरलाइन डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स फॉर द एग्जेम्पशन एंड ड्यूटी ऑलरेडी पेड। इतना आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, इतना आपको अमाउंट देना पड़ेगा। द एप्लीकेंट मैन्युफैक्चरर शैल लायबल टू पे द अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स, जो गुड्स मैंने रिमूव किए ना उस पर जो ड्यूटी बन रहा है वो, एंड मैंने आपको कितना पे किया है, करेक्ट, ऑलरेडी पेड कुछ रहेगा तो उसका डिफरेंस पे करना है। इफ एनी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ सप्लायर मैन्युफैक्चर ऑफ द सब्जेक्ट गुड्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड प्रोविजन ऑफ 11A। फ्रॉम द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ फैक्ट्री ऑफ सप्लायर, अभी ये बहुत भारी वर्ड है, सप्लायर से मतलब वो इंटरेस्ट भी वही से लगेगा। वर्ड क्या बोला उन्होंने, ये कहाँ से कैलकुलेट होगा, पे कहाँ से होगा, सप्लायर, बराबर उनका कहना। से अगर मैं कंसेशन अवेल नहीं करता तो आप ड्यूटी बेच के गुड्स लगा, आप ड्यूटी चार्ज के गुड्स बेचते, बट मैंने आपसे गुड्स लिए अंडर दैट नोटिफिकेशन, तो अगर मैं आगे के प्रोविजन फॉलो नहीं करता मतलब मैंने डिफॉल्ट किया है, तो मतलब अगर ये मैं अप्लाई नहीं करता तो आप उसी दिन मेरे को गुड्स ड्यूटी ला के देते कि नहीं। इसलिए क्या बोला है, टाइम ऑफ रिमूवल किसका दिया जाएगा, टाइम ऑफ किसका लिया जाएगा, सप्लायर मैन्युफैक्चर का। वहाँ से फिर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा जब तक आप पे नहीं करते तब तक। एंड इसके लिए आपको शो कॉज नोटिस आएगा अंडर 11A। 11A पता है क्या है, शो कॉज नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक्साइज में, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस सेक्शन। 11A मीन शो कॉज नोटिस। एक्सेप्ट द टाइम लिमिट मेंशन इन द सेड सेक्शन फॉर डिमांडिंग द ड्यूटी एंड सेक्शन 11AA ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई एज सच। 11AA क्या है, इंटरेस्ट पेनल्टी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो दिया है, बस आगे का कुछ भी मत पढ़ो, वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये जस्ट एक बार पढ़ के रखना है। तो हमने लास्ट में कौन से रूल्स पढ़े कि अगर कोई इनपुट्स के लिए कोई नोटिफिकेशन है, एग्जेम्पशन है, एंड इफ आई वांट टू परचेज इट फॉर इंटेंडेड पर्पस, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मी, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सप्लायर दिस थिंग, एंड उसके लिए रिटर्न कैसे फाइल करना है। अगर मैंने इंटेंडेड पर्पस के लिए फाइल नहीं यूज़ नहीं किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस आएगा। जस्ट एक बार पढ़ के रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ब्रेक लेते हैं एंड फिर अपन पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स। अभी 2 अमेंडमेंट्स बाकी है, एक सेटलमेंट क्रेडिट रूल्स एंड दूसरा SSI। बाकी एक्साइज के 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, इसके आगे 2 अलग अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे, एक एक्साइज का सेटलमेंट क्रेडिट का अलग होगा एंड उसके बाद SSI का होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।